कपिल क्या कहते हैं, कपिल मुनि क्या कहते हैं कि दो ही एस्पेक्ट हैं जगत के, जगत की उत्पत्ति के दो ही आधार हैं। एक वो परम चेतना, वो परमात्मा। उस परमात्मा में जब एक इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे एक बच्चे में इच्छा पैदा होती है, तो वो कभी राम जी जैसे धनुष पहन के घर में दौड़ता है, जो गांव का बच्चा है वो कभी हनुमान जी बन के दौड़ता है। शायद आप में से भी बहुत लोग राम कृष्ण हनुमान बने होंगे बचपन में। आजकल के बच्चे बैटमैन स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के, शक्तिमान की ड्रेस पहन के वो शक्तिमान बनते हैं। उसी प्रकार से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में एक इच्छा पैदा होती है कि मैं ये हो जाऊं। जैसे ही वो इच्छा पैदा होती है, वो इच्छा उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से सेपरेट हो जाती है, वो इच्छा उससे अलग हो जाती है, उसी के एक अंश को लेकर। जैसे केबी की एक इच्छा हुई कि महावास्तु में मुझे इस बात का समावेश करना है, मुझे यह सामान चाहिए। तो केबी की इच्छा हुई और केबी के जो साथ में डायरेक्टर्स हैं उन्होंने उस इच्छा को पकड़ा। कोई मुंबई चला गया, कोई विदेश चला गया। केबी का ही अंश बनकर केबी की इच्छा को लेकर उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जहां वो मैनिफेस्ट हो सकती है वहां पर वो पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस परमतत्व की जो इच्छा होती है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उसी की कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा को स्वयं में लपेटे इच्छा जन्म ले लेती है। अब ये जो बिंदु है, ये जो आत्मा है, मैं आत्मा को बहुत बार बिंदु कहूंगा। मैं जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा वही यूज करूंगा जो हमारे ट्रेडिशनल ग्रंथों में है, ताकि जब भी आप किसी ग्रंथ को पढ़ने लगे तो आपको एकदम से पता चल जाए कि ये यहां की बात ये ऐसे है। बिंदु जो है वो बिंदु रिप्रेजेंट करता है आत्मा को, और इच्छा जो है वो वेरिएबल है। आत्मा का जो बिंदु है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलता। और इन दो पॉइंट्स को, फिक्स को और वेरिएबल को, पुरुष और प्रकृति कहा गया है। जो पुरुष है वो कांस्टेंट है। जहां कहीं पुरुष शब्द आ जाए इसका मतलब है फिक्स एंड कांस्टेंट, और जहां प्रकृति आ जाए उसका अर्थ है वेरिएबल, वो बदलती है। उसका मूल स्वभाव है बदल जाना। उसमें बदलाव की जो गुणधर्मिकता है, जो बदलाव का उसमें तत्व है, उसी वजह से प्रकृति जन्म दे पाती है। इसीलिए प्रकृति को मदर भी कहते हैं। दो शब्द दिए गए हैं, दो संज्ञाएं दी गई हैं, एक मूल प्रकृति या प्रधान प्रकृति और दूसरा प्रकृति। मूल प्रकृति को अव्यक्त प्रकृति माना गया है, यानी जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई, और एक प्रकृति जो कि मैनिफेस्ट हो गई है, जो कि दिखाई दे रही है। फिक्स और वेरिएबल, जैसे आपका नाक फिक्स है परंतु जो सुगंधियां हैं वो वेरिएबल है। तो ये जो पुरुष और प्रकृति है, ये जो फिक्स एंड वेरिएबल्स हैं, ये जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, फिक्स एंड वेरिएबल, जगत की रचना फिक्स और वेरिएबल से होती है।
किसी भी चीज की रचना में फिक्स और वेरिएबल रहते हैं। अगर बिल्डिंग भी बन रही है तो फिक्स है जो आरसीसी स्ट्रक्चर है, परंतु दीवारों को बदला जा सकता है, वो प्रकृति है। कान फिक्स है परंतु आवाजें अलग अलग हैं। आंख फिक्स है परंतु दृश्य अलग अलग है। जीभ फिक्स है परंतु टेस्ट अलग अलग है। पुरुष और प्रकृति जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, पहले तो ये आते ही क्यों हैं, ये क्यों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं? एक दूसरे को अनुभव करने के लिए ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं। नाक है ये तब पता चलता है जब स्मेल्स वेरी करते हैं। वो स्मेल है ये तब पता चलती है जब नाक है, नहीं तो इनको आपस पता ही नहीं पड़ेगा। फिक्स और वेरिएबल पुरुष और प्रकृति जब भी एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, उनका प्रयोजन स्वयं की सत्ता को रियलाइज करना होता है। दे फैसिलिटेट रियलाइजेशन टू ईच अदर, और वो इस रियलाइजेशन को एक दूसरे को भी फैसिलिटेट करने के लिए और स्वयं की अनुभूति के लिए जब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तो एक फील्ड पैदा होता है। उसे महत्व कहा गया है सांख्य की भाषा में। महत्व का अर्थ क्या है? फील्ड ऑफ अवेयरनेस। इसी बात को गीता में 13वें अध्याय में 19वें श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं? प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जान अर्जुन, ये सदा से हैं, सदा रहेंगे। प्रकृति से ही गुणों का होना और परिवर्तनों का होना संभव है। 3 गुण हैं प्रकृति के, रजस, सत्व और तमस। ये रजस, सत्व और तमस, ऐसा लगता है पता नहीं कौन से अध्यात्म की बातें हैं, शायद हमारा विषय ही नहीं है। पर मैं अगर आपसे कहूं कि रजस का मतलब है हाइपर एक्टिव, सत्व का मतलब है एक्टिव और तमस का मतलब है इनएक्टिव, तो समझ में आता है ना। ये ट्राई स्टेट्स हैं प्रकृति की जिससे जगत की रचना होती है। ये 3 स्टेट्स में ही प्रकृति रहती है। ये तीनों स्टेट एक दूसरे को पैदा करती रहती हैं। इन तीनों स्टेट में कोई स्टेट बढ़ जाती है, सिर्फ रजसी बना रहे तो भी गड़बड़ हो जाती है, सिर्फ तमसी बना रहे तो भी गड़बड़ हो जाती है, सिर्फ सत्व ही बना रहे तो भी गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही वो फील्ड पैदा होता है, वो तय कर देता है कि पुरुष और प्रकृति का रोल कितना रहेगा, इनका धर्म कितना रहेगा, उससे कितना वजूद खड़ा होगा। उस वजूद को, उस एग्जिस्टेंस को सांख्य की भाषा में अहंकार कहा गया है। यह अहंकार क्या है? यह पुरुष क्या है? यह प्रकृति क्या है? कृष्ण कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की भिन्न भिन्न सृष्टि है। वास्तव में यहां पर जो टेक्निकल ट्रांसलेशन है इस श्लोक का, वो कृष्ण कह रहे हैं कि 5 तत्वों से, मन, बुद्धि और अहंकार से, पुरुष और प्रकृति की भिन्नताओं से यह जगत की रचना होती है। प्योरली सांख्य की बात कर रहे हैं कृष्ण। पतंजलि कहते हैं कि यह होता क्यों है? तदर्थ एवं दृश्य सा आत्मा, दृष्ट अस्तित्व आत्मा की अनुभूति के लिए ही है। वो अनुभूति, वो मैनिफेस्टेशन जिसके लिए आत्मा ने बर्थ लिया है, ये जो जितना जगत है ये उसके लिए है। ये फैसिलिटेशन है टू एग्जीक्यूट द टास्क जिसके लिए आत्मा यहां पर आई है। अनुभूति होने पर अस्तित्व का प्रयोजन हट जाता है, परंतु साधारण अनुभव के लिए बना रहता है। जैसे ही पर्पस ऑफ लाइफ पूरा होता है तो यह बना तो रहता है जगत, परंतु आप निर्लिप्त हो जाते हो और बोधपूर्ण प्रकाश कर्म ठहराव जिसका स्वभाव है, जो पंच तत्व, पंच इंद्रियों वह आत्म से बना है, भोग एवं मुक्ति ही जिसका प्रयोजन है, वही दृश्य है। दृश्य यानी वही अस्तित्व है। पतंजलि भी सांख्य की बात ही कर रहे हैं।
जो कपिल मुनि ने कहा उसी को कृष्ण कह रहे हैं, उसी को पतंजलि कह रहे हैं। पुरुष और प्रकृति मर्ज करते हैं एक दूसरे के साथ टू एक्सपीरियंस देयर ओन इंडिविजुअलिटी। पुरुषाज एक्सपीरियंस एंड फ्लो एज वेल एज प्रकृतिज फील ऑफ वेरिएबिलिटी। जैसे नाक और सुगंध, जैसे रिदम एंड नोट्स इन म्यूजिक। ताल जो है वो पुरुष है और सुर जो है वो प्रकृति है। ताल एक ही रहता है। जो लोग संगीत के जानकार हैं उनको पता है वो बीट्स सेम रहती है, परंतु सुर उनमें बदलते रहते हैं। फिक्स है आत्मा पुरुष और प्रकृति है ट्राई स्टेट, रजस, तमस एंड सतव। एक पॉइंट फील्ड है फिक्स, एक कॉइल फील्ड है वेरिएबल। उसकी 3 क्वालिटीज हैं, हाइपर एक्टिव, इनएक्टिव एंड एक्टिव। यही पढ़ा है ना आपने और ढूंढे भी हैं, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों के मिलने से एक फील्ड पैदा होता है जिसे महत कहा गया है, और उससे मैनिफेस्टेशन होती है जिसे अहंकार कहा गया है। और इस अहंकार से जब रजस प्ले करता है तो सतव और तमस से, सतव से क्या पैदा होता है? फ्लो से, एक्टिव से मन, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आंख, आंख, नाक, कान, जीव और ये 5 ही हैं। इन्हीं से जगत का एक्सपीरियंस होता है और ये 5 रिपोर्ट करते हैं मन को। ये 5 मन को ही रिपोर्ट करते हैं और किसी को करते ही नहीं है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। और फिर इनसे सूचनाएं पाके मन गाइड करता है 5 कर्मेंद्रिय को एक्शन क्या करना है। ये इनपुट का सिस्टम है और वो आउटपुट का है, इसके अलावा है ही नहीं, बनाया ही नहीं, सिस्टम में है ही नहीं। मन को ड्यूअल ऑर्गन माना गया है, सेंस ऑर्गन भी और एक्शन ऑर्गन भी। सांख्य में लिखा है, सूत्रों में कपिल मुनि ने लिखा है, यह इकलौता ऑर्गन ऐसा है, ऑर्गन कहा है इसे, यह अंग है। शरीर के बाकी अंगों की तरह मन एक अंग है और यह इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है। यह 5 से जगत है और छठी कोई चीज है ही नहीं जगत में। एक फिक्स है, एक वेरिएबल है, एक फील्ड है, एक एग्जिस्टेंस है। मन है तो यह सारा कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत सिंप्लीफाइड लॉजिक है लाइफ का। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 एलिमेंट हो गए। 10 एलिमेंट और हैं और टोटल 25 एलिमेंट हैं सांख्य के। 26वां एलिमेंट ही नहीं जगत में। कपिल मुनि ने सारा ही निपटा दिया मामला।